Hello everyone. So let us start with the questions of cost sheet. In the last video, I have explained you the format of cost sheet along with one basic question. So in this video, I'll be explaining you some of the technical questions of cost sheet जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अभी मैं इसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और वो क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़े से अलग होंगे, बट आप जब बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। तो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। विजय इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट X on 1st January 2022. There were 5,000 units of finished product in stock. Other stocks on 1st January 2022 were as follows. तो बेसिकली हमें जो है 1st जनवरी 2022 का डेटा दिया हुआ है और वो कह रहा है कि एक कंपनी है विजय इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट एक्स बनाती है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5000 हमें दिया हुआ है। और अदर डेटा क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस का डेटा गिवन है, ओपनिंग 57,400 और रॉ मटेरियल भी हमें ओपनिंग गिवन है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर आर एज फॉलोज। तो मतलब ये ईयर एंड का डेटा हमें गिवन है जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल हमें गिवन है 9,06,900, डायरेक्ट लेबर, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज, इनडायरेक्ट लेबर, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2022, वर्क इन प्रोग्रेस ये क्लोजिंग गिवन है हमें, सेल्स 1,50,000 यूनिट्स हुई हैं और टोटल वैल्यू 30 लाख रुपीज़ है, इनडायरेक्ट मटेरियल 2,13,900। अब प्लीज़ ये याद रखना कि हमें क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग वाली वैल्यूज गिवन है तो हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है देयर आर 15,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2022, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। तो बेसिकली आप देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग हमें फिनिश गुड्स का दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का दिया हुआ है और WIP वगैरह हमें गिवन है। A statement of cost and profit for 2022 assuming that opening stock of finished goods is to be valued at same cost per unit as finished goods at the end। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वैल्यू के लिए है वो आपको। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने आपको बताया था कुछ बुक्स में डिटेल्स का कॉलम भी है, बट मैं कॉलम नहीं बनाता, मैं यही डिटेल्स करके यहाँ टोटल कर दूंगा। तो फॉर्मेट मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सबसे पहले हम कॉस्ट शीट का जब बनाते हैं तो हमें डेट वगैरह यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स में यहाँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी लिखा होगा तो वो एक ही बात है उसमें। तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अगर डायरेक्ट मटेरियल मैं सीधा लिख सकता था यहाँ पर 9,06,900, लेकिन मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मटेरियल अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो हम क्या यूज करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। वी विल यूज दिस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ बुक्स में आप चेक करेंगे तो वो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड कर देते हैं, जो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो रॉ मटेरियल पे हुआ हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, आपकी मर्जी, आप यहाँ ऐड करो या नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दो, बात एक ही है। मैं जनरली इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि उससे हमारे तीनों हेड बन जाते हैं, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप यहीं पर सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच, रॉ मटेरियल का 1,16,200 प्लस परचेजेस कितना है रॉ मटेरियल का। अब ये कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ये लिखा ना डायरेक्ट मटेरियल, तो हम इसको परचेजेस ही मानेंगे। ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख देंगे हम। तो 9,06,900 हम ये डायरेक्टली तब लिख सकते थे अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग भी नहीं दिए होते तो मैं सीधा डायरेक्ट मटेरियल लिख देता। लेकिन जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तो इट मींस हमें इसके अंदर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, 96,400। आप चाहें तो इसको ऐसे टैबलो करके यहाँ लाइन डाल के यहाँ लिख सकते हैं, बट मैंने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया आपको
कॉस्ट शीट के अंदर ही। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 9,26,700। ये हमारा रॉ मटेरियल का पॉइंट मिल गया। रॉ मटेरियल के बाद हमें मिलता है डायरेक्ट लेबर, या आप जिसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हो आप। वो हमें डायरेक्टली यहाँ गिवन है 3,26,400। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पर एक ही है, आप देख सकते हो। ओवरहेड मैंने आपको पहले भी बताया था इनडायरेक्ट होता है। तो फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज, तो जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उस पर हमने बेसिकली आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ। तो मैं यहाँ फ्रेट लिख देता हूँ सिंपल, ताकि उससे आपको आइडिया लग जाए। दैट इज 55,700, ये वाली वैल्यू। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। कुछ बुक्स में जो फ्रेट है ये सीधा इसमें भी ऐड किया हुआ है, तो वो एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली हम प्राइम कॉस्ट के अंदर ही ऐड कर रहे हैं उसको। तो ये आएगा 13,08,800। आई होप ये आपको रिमेंबर है फॉर्मेट। फिर हम इसके अंदर क्या प्लस करते हैं, हम करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स, OHS मैंने पहले भी बताया था, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये हमें डायरेक्टली गिवन है, एक तो ये वाला अदर फैक्ट्री ओवरहेड और एक इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर ऊपर है, इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो बेसिकली आप कह सकते हो प्रोडक्शन में काम नहीं कर रही फैक्ट्री के, और लेबर जो जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि आप कह सकते हो कि गार्ड है या कोई और लेबर है जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही बट फैक्ट्री में ही काम करती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर, एक आपका आ जाएगा, अब यहां चेक कीजिए, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। और कोई और है देखिए, हाँ देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो ये तीनों आ जाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट लेबर हमारा कितना है 1,21,600। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है 3,17,300। इनडायरेक्ट मटेरियल है 2,13,900। तो ये तीनों मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिए। तो अब इसके अंदर ये तीनों का आप ऐड कर लीजिए, ये कितना आएगा, ये बनेगा 6,52,800। वैसे तो अब सीधा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था हम ये करते हैं, हम इसको ऐड करके लिखते तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट पे आ जाती, बट हम नॉर्मल करेंगे इसको। ये आ गया प्लस क्या करते थे, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। फिर आपको पता है ये सब करने से हमें वर्क कॉस्ट मिलती है। तो ओपनिंग WIP कितना है हमारे पास 57,400 और क्लोजिंग WIP आप चेक कीजिए, ये लिखा हुआ है 31 दिसंबर। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ 78,200, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे 6,52,800 प्लस 57,400 ये वाली वैल्यू को, और माइनस उसमें से क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी करते रहना ताकि आपको पता लगे कि हम सही कर रहे हैं इसको। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6,32,000, ये वाली वैल्यू आएगी। अब प्लीज रिमेंबर ये रही हमारी प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के अंदर आप जब फैक्ट्री ओवरहेड का ये टोटल अमाउंट आ गया, इसको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगी वर्क कॉस्ट। क्या मिलती है हमें, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के बाद हम जनरली ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको याद होगा। लेकिन आप चेक करो यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खर्चा गिवन ही नहीं है, वो है ही नहीं, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करने के बाद हमें मिलती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी को हम स्लैश डाल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। रीजन बीइंग इज क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कुछ है ही नहीं। अब ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू लेट्स से मैं बता रहा हूँ आपको आएगी 19,40,800, ये वाली वैल्यू आ गई। अब वर्क कॉस्ट आई फॉर एग्जांपल ये, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कह रहा हूँ है ही नहीं, जीरो।
तो फिर हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक ही बात है ना, तो हमने यहाँ डाल के क्या लिख दिया, वर्क कॉस्ट स्लैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 19,40,000 ये एक ही वैल्यू हो गई। ठीक है, जब ये आ जाता है तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये मेन है हमारा, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में एफजी लिख रहा हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट है। इसके बाद हमें मिल जाता है COGS। चाहो तो फॉर्मेट आप एक रफ बना भी सकते हो। अब यहां देखिए सबसे मेन पॉइंट है हमारा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें 5,000 यूनिट गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब आ जाइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें गिवन नहीं है, गिवन है सॉरी, यूनिट्स गिवन है। देयर आर 15,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 31 दिसंबर। तो यूनिट्स तो गिवन है लेकिन हमें रेट नहीं गिवन, दोनों का रेट हमें निकालना पड़ेगा। और देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, A statement of cost and profit for 2022 assuming that opening stock of finished goods is to be valued at same cost per unit as the finished goods at the end of the period। मतलब ये जो प्राइस यूनिट का आएगा ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग में आप सेम रखिएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पिछले वाली वीडियो में चेक किया था, ओपनिंग का गिवन था, क्लोजिंग का हमने निकाला था। तो लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का गिवन नहीं है, वो कह रहा है जो आप वैल्यू निकालोगे वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो प्लीज रिमेंबर व्हेन एवर द क्वेश्चन कम्स कि फिनिश गुड्स की हमें वैल्यू निकालनी है, ये प्राइस निकालना है, तो हम हमेशा यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो हमारी लागत है, हमने कितने में गुड्स बनाए तो उससे निकलती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि लेट्स से मैं बताता हूँ कॉस्ट पर यूनिट तो कैसे निकलेगा, मैं यहां करके दिखा देता हूं। कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन टोटल आउटपुट प्रोड्यूस। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो चलो मुझे मिल गया, दैट इज 19,40,800। व्हाट इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, ये आप बताइए। क्योंकि इस क्वेश्चन में 5,000 ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स हमें 1,50,000 गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस तो कहीं गिवन ही नहीं है। तो इसके लिए मैं एक बार रफ आपको यहां बनाकर दिखा देता हूं, बिकॉज आई रिक्वायर सम स्पेस। तो ये कॉस्ट शीट या मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। तो अब इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड आप कह सकते हो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। यूनिट सोल्ड, तो आप चेक कीजिए भाई, मैं कहता हूं मैंने 1.5 लाख यूनिट बेची है, 5,000 स्टार्टिंग में थी और 15,000 बच गई, तो यही मतलब हुआ ना इसका। तो लेट्स से हाउ मच इज द यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड फॉर अस वुड बी 1,50,000, 1,50,000 इक्वल्स टू, भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का, 5,000। बिकेंगी तो वो यूनिट्स ना जो बिक गई, हम इसमें WIP और रॉ मटेरियल की यूनिट्स क्यों लेंगे 5,000, या वैल्यू क्यों लेंगे उनकी, प्लस हमें नहीं पता प्रोडक्शन कितनी है वो निकालना है, हमने प्रोड्यूस कितना किया, दैट तो वी हैव टू फाइंड आउट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000, ये माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो तो बच गई। अब ये 5,000 उधर चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, और 15,000 उधर जाके प्लस हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है भाई 5,000 मेरे पास यूनिट पहले से थी, इतनी मैंने और प्रोड्यूस करी तो वो उसके अंदर ऐड हो गई, मेरे पास टोटल यूनिट्स इतनी आ गई, जिसमें से इतनी बच गई, तो बच गई वाली तो मैंने माइनस कर दी क्लोजिंग स्टॉक वाली,
तो इसका मतलब ये वाली यूनिट हमारा क्या हुआ, यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, जितनी आपके पास पहले थी और जितनी आपने और बनाई दोनों को ऐड किया और जो बच गई उसको माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट सोल्ड। लेकिन हमें यूनिट सोल्ड गिवन है, हमें निकालना क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस। तो कितना आएगा, अब ये 5000 जाके माइनस हो जाएगा तो 150 में से 5 गया 145 और 15 इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1,60,000। तो आप क्या कह सकते हो, हमारा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कितना आया, 1,60,000। 1,60,000 आउटपुट आपका प्रोड्यूस हुआ। कैसे हुआ, आपने ये फॉर्मूला यूज किया, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये गिवन था 5,000, ये गिवन था 15,000 क्लोजिंग गिवन था, हमने निकाले यूनिट्स प्रोड्यूस, ये इधर जाके प्लस माइनस हो गए तो कितना आया 1,60,000। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका पर यूनिट जो आया दैट इज 12.13। ये हमारा आया कॉस्ट पर यूनिट जो हमने बनाई, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12.13 12.13। तो वो कह रहे सेम वैल्यू होगी पर यूनिट ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60,650 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1,81,950। तो अगेन प्लस माइनस करोगे आप तो आपको आएगा, इसमें ये वैल्यू मिलेगी आपको टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आएगा 18,19,500। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो भी क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, एडवर्टाइजिंग या सेल्समैन कमीशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था वही हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्लैश डाल के हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यही स्लैश डाल के बता दिया क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं तो वो जीरो है। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वही कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। तो मैंने आपको ये रेफरेंस के लिए लिख के दिखा दिया। प्लस प्रॉफिट विल गिव यू सेल्स, ये आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स का देखिए आपको गिवन ही है 1,50,000 यूनिट्स की 30 लाख की सेल्स है, इसमें डायरेक्टली गिवन है 30 लाख। तो टोटल कॉस्ट भी है टोटल सेल्स भी है, तो सेल्स में से कॉस्ट को आप माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी 11,80,500। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। भाई 30 लाख में से आपने 18,19,500 माइनस कर दिए तो ये प्रॉफिट की जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गई। तो हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया और हमने बोला था ना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, गेरी कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज गिवन टू अस, ये रहा 11,80,500। ये कैसे आया, सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिला बिकॉज हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, हमारे को अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस गिवन थे, कुछ चीज़ें इसमें गिवन नहीं थी तो वो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हो वर्क कॉस्ट को, COGS कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और जो हाईलाइट था इस क्वेश्चन का दैट इज द फॉर्मूला यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। I hope it is clear to you. This question is clear to you. Now we'll be discussing the another question. So now let us start with the second question on cost sheet of this video. तो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट शीट में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैसे यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया है या इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन के थोड़ी सी जो हमारी पर्टिकुलर्स है या इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। तो इसमें आपको हर टाइप की एक वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और एक बेसिक क्वेश्चन करवाया था, इसमें मैं आपको दो एक तरह से टेक्निकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ अ प्रोडक्शन ए, एक गुड है ए, इज मेड अप एज फॉलोज। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देखिए कैसे दी हुई है, हमें डायरेक्ट मटेरियल इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, हमें लिखा हुआ है मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल,
मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट, मटेरियल यूज्ड इन द फैक्ट्री, मटेरियल यूज्ड इन द ऑफिस, ये सारी मटेरियल की इंफॉर्मेशन है। फिर आ गया लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ द मैनेजमेंट फॉर फैक्ट्री, एक्सपेंसेस डायरेक्ट फैक्ट्री, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट फैक्ट्री, एक्सपेंसेस ऑफिस, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, एक दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फैक्ट्री। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है, फ्रेट ऑन मटेरियल दिया हुआ है एंड एडवर्टाइजिंग दिया हुआ है। वैसे तो मटेरियल की ऊपर के पांच खर्चे हैं, 5-6 खर्चे हैं और एक ही नीचे भी मटेरियल के बारे में दिया हुआ है और एडवर्टाइजिंग। एज्यूमिंग दैट ऑल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड, अब इसने बोला कि जो भी प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किए थे सारे बिक गए, तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का रेलेवेंस नहीं है और ऊपर आप देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो कैसे करेंगे इसको, हमें ये देखना है। तो इस केस में मैं आपको एक फ्रेट ऑन मटेरियल का ट्रीटमेंट भी बताऊंगा अलग, जो बुक्स में भी दिया हुआ है, और जनरली मैंने आपको बताया था वो प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट फॉर्म करता है, तो इसलिए इतना कोई इसमें मैटर होता नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब लेकिन डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, जो फैक्ट्री में हम यूज करते हैं मटेरियल इस तरीके से, तो हम उसको डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइम कॉस्ट जनरली किसके लिए होती है, फॉर द फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ, तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में वो यूज हुआ है बनाने में, तो ये हमारा आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, आप यहीं पे लिख देंगे, क्योंकि अब हमारे को इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग तो कितना है ये 5500, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर है आप देखिए पैकिंग द मटेरियल में हमारा नहीं आया, पैकिंग द मटेरियल, अब यहाँ पर क्या है, एक है सेलिंग द प्रोडक्ट, अब पैकिंग मटेरियल को पैक कर रहे हैं, तो हम इसको भी एक तरह से क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग, तो हम इसको पैक क्या मांगेंगे, हम इसको मानेंगे प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जब प्रोडक्ट बनता है तो उस पर जो इनिशियल पैकिंग होती है, तो हम उसमें लिखेंगे मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल। तो इसका मतलब है हमने मटेरियल को यूज किया गुड मटेरियल को पैक करने में, तो इसका मतलब ये एक तरह से हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही हुआ। कल को हम कहते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग के लिए हम पैकिंग कर रहे हैं, तो फिर वो सेलिंग में आता, वो डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आता, तो ये हम क्या मानेंगे, इट्स अ प्राइमरी पैकिंग। तो ये 1000 आ गया। अब ये सेलिंग द प्रोडक्ट, इसका मतलब ये जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं सेलिंग द प्रोडक्ट, मतलब ये सेल्स के लिए यूज हो रहा है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, तो इसलिए अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ नहीं आएगा। मटेरियल यूज्ड इन दी फैक्ट्री, ये हमारा बेसिकली हम उसमें करेंगे, तो हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में डालेंगे इसको, डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आएगा। अब देखिए एक है यहाँ फ्रेट ऑन मटेरियल, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखता हूँ, लेकिन बुक्स में अगर आप चेक करोगे तो वो डायरेक्ट मटेरियल में ही क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको यहाँ पर भी शो कर सकते हो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर वो आपको ऑप्शन देता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था पहले हम डायरेक्ट मटेरियल फिर डायरेक्ट लेबर और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, तो मैं फ्रेट ऑन मटेरियल को डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिख देता था। लेकिन बुक्स में अगर आप चेक करोगे तो कुछ बुक्स में उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही उसको ऐड किया हुआ है, तो आप वहां पर भी लिख सकते हो और आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में जो सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम उसको यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्राइम कॉस्ट का पार्ट तो हमारे को मिले बनेगा ही। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट मटेरियल के अंदर भी, अगर मान लीजिए यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता तो तब भी आप लिख सकते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस फ्रेट ऑन मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम फ्रेट ऑन मटेरियल को ऊपर ही ऐड कर देंगे, तो ये भी कर सकते हो। अगर आप ऊपर ऐड करना भूल जाओ, कई बार होता है हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हम भूल गए फ्रेट ऑन मटेरियल दिया होता, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिख के प्राइम कॉस्ट का वो पार्ट फिर भी बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेट ऑन मटेरियल हमारा कितना था 500, तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा मिला दैट इज 7000।
आई होप दिस इज क्लियर। तो अब जब मैंने डायरेक्ट फ्रेट और मटेरियल को ऊपर लिख दिया तो फिर मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में अब नहीं लिखूंगा। अब आ जाइए लेबर पे। तो लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, तो हम सबसे पहले यहां डालेंगे लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब डायरेक्ट में लेबर हो गई एक तरह से ये, तो दैट इज 1000। तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज लेबर का मुझे कोई और पॉइंट नहीं मिल रहा। लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री मतलब ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा ये, तो लेबर का और कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। फिर आ जाइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं जनरली फ्रेट और मटेरियल यहाँ लिख रहा था, बट हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखना पड़ेगा हमें डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डायरेक्ट फैक्ट्री, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये आएगा डायरेक्ट फैक्ट्री। कितना 500। तो अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। अभी मैं आपको इसमें एक दो डाउट सॉल्व करूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है इसमें। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये 8500 आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि फैक्ट्री के खर्चे तो और भी थे, हमने जैसे ये लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री, ठीक है, ये हमें बहुत सारे खर्चे लिखा हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डायरेक्ट में हमारे 3 ही आते हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या बताया था, फैक्ट्री के वो खर्चे जो इनडायरेक्टली लगते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट पे नहीं लगेंगे। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मटेरियल यूज्ड इन द फैक्ट्री, ये है मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला तो डायरेक्ट में चला गया, यूज मतलब हमने फैक्ट्री में उसको यूज किया, तो हम ये मानेंगे वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे नहीं लगा होगा। प्रोडक्ट पे लगने वाला कौन सा होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो अब यहाँ पर हम इसकी बाइफर्केशन करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, दैट इज हाउ मच 75। फिर सेलिंग वाला तो मटेरियल आएगा ही नहीं। देन लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजन में काम कर रही है, प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही, तो लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन, देख रेख में हेल्प कर रही है, तो वो कितना दिया हुआ है 200। देन अब देखिए और कौन सा फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये रहा। डायरेक्ट वाला तो हमने ऊपर लिख दिया था, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट फैक्ट्री, तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस हाउ मच, दैट इज 100। देन मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन फैक्ट्री पे, भाई प्लांट एंड मशीनरी या कुछ हुआ तो वो इन फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही आएगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और ये ऑफिस वाला डेप्रिसिएशन ऑफिस में जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन और लेट्स से फैक्ट्री, ऐसे लिख देते जैसे इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये हमें दिया हुआ है 175। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 550। यहाँ पर ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP भी हम एडिंग WIP भी करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वर्क इन प्रोग्रेस गिवन ही नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे भी नहीं। तो ये हमें क्या मिलता था फिर, वर्क कॉस्ट, कुछ लोग इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल देते हैं। तो 8500 में आप ये ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 9050। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब ऑफिस के खर्चे आ गए, और ऑफिस का खर्चे हमेशा इनडायरेक्टली हम मानेंगे उसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मटेरियल यूज्ड इन द ऑफिस। तो सबसे पहले हम सिंपल लिख देते हैं मटेरियल यूज्ड, ठीक है, कितना दिया हुआ है 125। फिर ऑफिस का खर्चा देखिए कोई और, एक्सपेंसेस ऑफिस, ये लिखा हुआ एक्सपेंसेस, ये लिखा हुआ ना एक्सपेंसेस ऑफिस, कितना, ये भी 125 है एक्सपेंसिव। फिर डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस
बिल्डिंग, ऑफिस वाले खर्चे ऑफिस में, तो कितना है ये 75। सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 325। ऑफिस के खर्चे खत्म हो गए, तो यहां से हमें क्या मिलती थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं अंडरलाइन कर देता हूं ये वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ताकि आपको, इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 9375। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करते थे, हम करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। इसमें बोल रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें सारे सोल्ड हो गए, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ था ही, बचा ही नहीं होगा, ना ही कोई इन्होंने स्टार्टिंग का में दिया हुआ और ना ही लास्ट में कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, प्लस, तो अगर आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, तो ये जितना भी होगा ये हमारा COGS भी बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स है ही नहीं, तो ये ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्या बन गया इस केस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैं सिर्फ आपको रेलेवेंस बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0, उसको लिखने का कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ी सी स्पेस कम होगी तो वी विल यूज दिस स्पेस। अब देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे स्टार्ट कीजिए। मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट, तो सबसे पहले मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग, तो ये एडवर्टाइजिंग के लिए आपने कोई अट्रैक्टिव मटेरियल यूज किया होगा, तो 150। फिर आप चेक कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का और कौन सा खर्चा है, फिर लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज हाउ मच, 350। अगेन अब देखिए एडवर्टाइजिंग में आप सेलिंग में ही डालेंगे, बिकॉज आप एडवर्टाइज कर रहे हो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो एडवर्टाइजिंग दैट इज हाउ मच, 125। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 150 मटेरियल यूज किया, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड किए और ये ऐड किए, तो हमें मिलेगा टोटल 625। तो इसके बाद आपको पता है हमें क्या मिल जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 9375 में आपने ये ऐड किया तो आपको मिल गया 10,000 का पूरा वैल्यू। आप नेक्स्ट पेज पे यूज करेंगे, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग ऑनलाइन, तो मैं आपको यही, हम मान लेते हैं ये पर्टिकुलर्स हैं, तो मैं ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने कितना निकाला था, दैट इज 10,000। ये आपने 10,000 मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है फिर, सेल्स। अब यहाँ देखिए ये वैसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा। What should be the selling price to obtain a profit of 25% on selling price? तो अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग और पहले कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, तो वहां पर आपको पता ही है कि बोल रहा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो आपको इसका मतलब पता ही होगा, हम ब्रांच में भी करते थे। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस हो गया। तो 25/100 मीन्स 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। तो आपको पता ही है 1/4 का मतलब क्या होता था, 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको पता था कि सेलिंग प्राइस में एक डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। 1/3 ऑन कॉस्ट मीन्स 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, 1/3। और अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, लेट सेलिंग प्राइस बी x, वो आप कर लेना, ठीक है। हमने x लिया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर हमारा, कितना बोल रहा है 25% ऑफ x, तो 1/4 ऑफ x, तो आप सिंपल यूज कर सकते हो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आपका कितना दिया हुआ है 10,000, प्रॉफिट कितना है 1/4 ऑफ x इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपने कितना माना x, तो x की वैल्यू निकालोगे तो आपको सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। वरना वैसे हम जनरली ये x वाला करते नहीं है, बिकॉज ग्रेजुएशन में भी एक्सपेक्ट कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही है कि 1/3 ऑन कॉस्ट मीन्स 1/4 ऑन सेल्स। तो अगर ये 1/4 ऑन सेल्स दिया हुआ है तो इसका मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट हो गया, ये रही कॉस्ट।
तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1/3 ऑन कॉस्ट। तो ऑन कॉस्ट मीन्स 10,000 का 1/3, तो ये पॉइंट में आएगा 3,333.333 आएगा, 0.33। आप चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं और आप अपना कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तो हमें क्या मिल गया सेल्स, तो 13,333। ठीक है, और आप चाहें तो 0.33 लिख सकते हैं, वरना आप इसको राउंड ऑफ करके यहाँ प्रॉक्स भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो प्लीज रिमेंबर ये हमने ब्रांच अकाउंटिंग पहले किया हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियोस भी मैंने कुछ अपलोड की हुई है, वहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बट आप नॉर्मल याद रखना कि अगर 1/3 ऑन कॉस्ट बोल रहा है तो इसका मतलब 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस में एक डिनोमिनेटर नीचे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका मेन आइडिया क्या होता है वो मैंने ब्रांच अकाउंटिंग की वीडियो में एक्सप्लेन किया, वो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर आपको फिर भी ये कंफ्यूजन लगता है तो आप एक्स लेके कर सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया बिकॉज यहाँ पर हमें कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं गिवन थी, और मुझे आपको ये वाला डाउट भी क्लियर करना था कि फ्रेट ऑन मटेरियल को हम ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं, और ऐड करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ बुक्स में वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी है। मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में इसलिए लिखाता था क्योंकि उससे कई बार क्या होता है मटेरियल की आपकी जो वैल्यूज होती है उसमें आपको डिफरेंस नहीं पता लगता, फिर तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में इजीली मतलब आइडेंटिफाई हो सकता है, तो आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। प्रेफर करना, अगर आपका टीचर बोलता है डायरेक्ट मटेरियल में ही ऐड करना है तो आप डायरेक्ट मटेरियल में ही उसको ऐड करना। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।